देखिए हरियाणा को बताया था मैं कि हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि हरि माने भगवान, या ना माने घर, यानी भगवान का निवास स्थान किसको कहा जाता है? हरियाणा। और हरियाणा का गठन की अगर हम लोग बात करें तो गठन हम बताए थे आपको 1 नवंबर 1966, गठन 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल भी बताए थे क्या? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो क्षेत्रफल यहाँ का कितना? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद जिला इसमें कितने? 22 जिला। कितना? 22 जिला में कुछ जिला का नाम हम आपको बताए थे हाँ, अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, रोहतक, पानीपत, ये सब जो है ना, हिसार, गुड़गांव, है ना, ये सब एरिया जितना है ये सब किसका? हरियाणा का जिला है। हरियाणा का जिला कौगो जिला? 22 गो। कितना? 22 गो जिला। के बाद बताए थे कि भाषा यहाँ हिंदी और हरियाणवी बोली जाती है। हिंदी और हरियाणवी। हिंदी तो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, लेकिन हरियाणवी यहाँ का स्थानीय भाषा है। हरियाणवी यहाँ का स्थानीय भाषा। अजीब लगता है, कोई भी चीज उन लोगों का तो अपना भाषा है, लेकिन लगता है ना कि डांट के बोल रहा है। उन लोगों का भाषा है, खाने को भी वो लोग पूछेंगे ना तो वो अजबी डिजाइन का, माने लगेगा कि डांट रहा है, मतलब थोड़ा एक टोन अजीब टाइप का है ना। हम लोगों को लगेगा कि कितना खड़ूस है, लेकिन उन लोगों का ये भाषा है कि नहीं, अजीब डिजाइन का थोड़ा होता है। और भाषा उसमें हरियाणवी, स्थानीय भाषा क्या है? हरियाणवी है। भाषा के बाद आपको बताए थे कि अगर हम हरियाणा का राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़। राजधानी कहाँ पर? चंडीगढ़। हाई कोर्ट बताए थे चंडीगढ़। हाई कोर्ट भी कहाँ? चंडीगढ़ बताए थे। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90। विधानसभा कितना? 90 गो। विधानसभा 90। लोकसभा 10। लोकसभा कितना? 10। और राज्यसभा 5। राज्यसभा कितना? 5। सबसे बड़ा जिला सिरसा। सबसे बड़ा जिला सिरसा। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। ये इतना तक तो कल भी हम बताए थे। आज के क्लास में हम लोग ये जो 44,212 किलोमीटर क्षेत्र में ये जो हरियाणा है ना, इसके कुछ जगह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और जगह के साथ साथ वह जगह क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एगो हरियाणा का फिगर बनाते हैं जो इस प्रकार है। ध्यान से देखिएगा, ये है सुधर जा अच्छा रही। ये है हरियाणा, तनी है बड़ा करना पड़ेगा है से। आप देखिए रहे, ये हरियाणा है। कौन सा जगह है? हरियाणा। और ही बढ़िया बना देगा। सही है, नीचे सही है। ये हरियाणा है। देखिए कौन सा स्टेट है? हरियाणा। क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। अब सुनिए, यहां पर सबसे ऊपर में देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर में यहां बताए थे आपको कौन सा? कालका जगह बताए थे। कौन सा? कालका। ध्यान से समझिएगा, कालका। तो कालका के, ये कालका तो हरियाणा में पड़ता है, सबसे ऊपर में है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। कौन सा जगह? शिमला। शिमला और कालका के बीचवा में रेल लाइन के बारे में बताए थे ना, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है जुलाई 2008 में। तो कालका तक ही हम रहने देते हैं इसको, काहे कि कालका जो है, यह कालका हरियाणा में पड़ता है। अभी मैं हरियाणा ही पढ़ा रहा हूं। तो कालका, कालका के नीचवा बताए थे पंचकुला। क्या बताए थे? पंचकुला। देखो बाबू, हई कालका है, ये रहा कौन सा जगह? पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। देखो ये जगह है पंचकुला। देखो
इसको हम कर लेते हैं पंचकुला। कौन सा जगह है? पंचकुला। पंचकुला जो जगह है, इसके बारे में हम आपको बताए थे पंचकुला के बारे में कि भारत का सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ, उसका भारत का सबसे बड़ा सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर है। कहां पर? पंचकुला में। कहां पर? पंचकुला। पंचकुला को याद रखिएगा, सीआरपीएफ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कहां पर? पंचकुला। अब पंचकुला जो है राम रहीम का डेरा भी है, बताए थे ना, है कि नहीं? राम रहीम का डेरा भी यहां पर क्या था? पंचकुला। हालांकि देखिए, राम रहीम का डेरा यहीं पर नहीं था, और कई जगह था, बहुत पूरा वो अपना आधिपत्य बना लिए थे, है कि नहीं? लेकिन पंचकुला में जो था वह थोड़ा फेमस था, और उस डेरावा का नाम था साचा सौदा, है ना? हाँ, वो सब कहानी छोड़िए, हम यहाँ पर बता रहे हैं पंचकुला। पंचकुला सीआरपीएफ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, सीआरपीएफ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। अब पंचकुला के नीचवा आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा अंबाला। क्या मिलेगा? अंबाला। ध्यान दो, अंबाला यहाँ मिलेगा आपको। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कौन सा जगह है ये? अंबाला। ठीक, इसको लिखिए देते हैं, अंबाला। कौन सा जगह है ये? अंबाला। बाबू ध्यान दो, अंबाला जो है ना, अंबाला जो है यह सैनिक छावनी है। यहाँ पर सैनिक छावनी है अंबाला। अंबाला में क्या है? सैनिक छावनी। ध्यान दीजिएगा, तो अंबाला में जो सैनिक छावनी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ फोर्स को रखा गया है। कहाँ पर? अंबाला में, यानी हरियाणा के अंबाला में, है कि नहीं? यहाँ देखिएगा ना, तो एयरफोर्स का विशेष तौर पर, है कि नहीं, कैंप है। और अंबाला में राफेल का बेस स्टेशन भी है। राफेल जो लड़ाकू विमान है हमारे यहाँ, अभी तक भारत का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत जो लड़ाकू विमान है, पहले सुखोई हुआ करता था। कौन? सुखोई। लेकिन अब सुखोई के कई गुना ताकतवर राफेल आ गया। कौन आ गया? राफेल। और राफेल कहां से आया था? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। तो देखिए, बड़ा सोच समझ करके अंबाला को राफेल का बेस स्टेशन बनाया गया है। देखिए, राफेल यहाँ पर अंबाला है ना, यहाँ से 15 मिनट में चाइना पहुंच जाएगा। कौन? राफेल। कितना मिनट में? 15 मिनट में चाइना पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब 5 मिनट में पाकिस्तान, 5 मिनट में पाकिस्तान। और वर्तमान स्थिति दोनों देशों से हमारा तनाव है, और कभी भी राफेल की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राफेल का जब मुद्दा आया, देखिए यहाँ पर राफेल का बेस स्टेशन भी है, बता देते हैं आपको। राफेल का बेस स्टेशन मतलब यहीं पर राफेल को रखा गया है। क्यों रखा गया है? कारण तो आप जानिए गए। 15 मिनट में चाइना और 5 मिनट में पाकिस्तान, दोनों जगह पहुंच जाएगा ये, है कि नहीं? अब देखिए, राफेल का बेस स्टेशन की बात जब आई, तो राफेल जो है, देखिए 2006 में बाबू भारत को 126 राफेल की जरूरत थी। 2006 को भारत को कितना राफेल की जरूरत? 126 गो राफेल। यानी उस समय का यथास्थिति 2006 में, उस समय का यथास्थिति को देखते हुए हमको 126 गो अगर राफेल रहेगा तो हम किसी भी दुनिया से कुछ देर तक युद्ध में टिक सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जितने भी ताकतवर देश हैं, चाहे वह चाइना हो और चाहे वह अमेरिका हो, है कि नहीं, इस सब जितना भी देश है, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, है ना, इजराइल हो, ये सब जितना देश मैं बोल रहा हूँ अपने आप को ताकत में अपना स्थान रखते हैं, है कि नहीं? तो ये राफेल जो है 2006 में 2006 में कितना? 126 पर कितना जरूरत था? 126। अफसोस की बात यह है कि 2020 में यह डील जो है मात्र 36 राफेल पर सिमट गया।
भारत को कितना राफेल मिला? 36 गो मात्र, है ना। जरूरत कितना था? 126। कब? 2006 में। 2020 में इस डील को मात्र 36 राफेल पर सिमटा दिया गया, सिमट कर रह गया, और यह भारत के लिए अच्छा नहीं है कि नहीं। आखिर युद्ध होगा जब, तो उसमें सबसे ज्यादा तब प्रयोग हथियारे का ना होगा, और हमारे भारतीय सैनिक पूरी दुनिया में विख्यात है लड़ने के लिए, और एक से एक युद्ध लड़ करके हमारे भारतीय सैनिक, आप लीजिए 1947, आप लीजिए 1962 चाइना के साथ, आप लीजिए 1984, आप लीजिए 1987, आप लीजिए 1999 कारगिल 1999 लीजिए, सब में वो हमें जीत दिए हैं, सब में हमको क्या दिए हैं? जीत दिए हैं। तो देखो कम साधन में, देखिए लड़ना कम साधन में अगर सीखना है तो भारतीय सैनिक से सीखिए, कितना कम सुख साधन में जो है वह विजय प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं। अब बताइए कि 2006 में जहां 126 राफेल की जरूरत थी, यह डील कंप्लीट हुआ 2020 में 36 पर। 36 गो राफेल हमारे पास अभी है मात्र, है कि नहीं। और 36 गो राफेल जो है ना बहुत कम है, दुनिया का जो ताकत देखा जाए उस अनुपात में 36 राफेल बहुत कम है। डील कंप्लीट कितना पर हो गया? 36 पर। और ये 36 जो है ना राफेल, इतना से हम लोग कुछ देर तक पूरी दुनिया को देख सकते हैं राफेल के बल पर। और सोचिए 2006 में जब 126 की जरूरत थी, तो 2020 में तो बढ़ना चाहिए था ना। 2020 में कम से कम आपको 150 के आसपास रहना चाहिए हमारे यहाँ, है कि नहीं। लेकिन है कितना? मात्र 36 गो, मात्र 36 गो, है कि नहीं। इसके अलावा कुछ सुखोई विमान है, तो सुखोई विमान जो है इतना ताकतवर नहीं है जितना कि राफेल है कि नहीं। खैर सब मिला जुला करके हमारी तीनों सेनाओं को अभी हथियार की बहुत जरूरत है कि नहीं। तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों में हथियार की कमी है कि नहीं। और अत्याधुनिक हथियार हमें अभी बहुत सारा चाहिए, है कि नहीं। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर राफेल को कितना कहाँ पर रखे हैं? अंबाला में। कहाँ पर रखे हैं? अंबाला। कौगो अभी राफेल है हमारे यहाँ? 36 गो। कौगो? 36 गो। कहाँ से हम लोग लाए थे? फ्रांस से। फ्रांस और रूस ना सदियों से हम लोगों का मदद किया है। फ्रांस और रूस जो है सदियों से हम लोगों का क्या किया है? मदद किया है कि नहीं। अभी रूस और ये यूक्रेन से जो युद्ध हुआ था ना, उसमें अमेरिका कह रहा था ना कि भारत जो है ना, आप जो है यूक्रेन और ये रूस के मुद्दे पर यूक्रेन का साथ दीजिए। दे दिए मोदी जी? नहीं दिए, है कि नहीं। काहे देंगे? ओल्ड इज गोल्ड। हम लोग पहले से सदियों से, रूस जो है ना सुखोई विमान जो है पहली बार अमेरिका देने से हम लोगों को मना कर दिया। अमेरिका जब सुखोई विमान का प्रस्ताव आया कि हम लोग सुखोई विमान लेना चाहते हैं, अरे फ्री में थोड़े ना देते हैं लोग, पैसा लेते हैं बहुत सारा, है कि नहीं। करोड़ों अरबों रुपया लेते हैं, है कि नहीं। तो अमेरिका देने से मना कर दिया, कहा कि नहीं हमारे यहाँ सुखोई विमान नहीं है, आज जबकि बहुत सारा रखा है वो, है कि नहीं। वहीं पाकिस्तान को दे दिया, हम लोगों को नहीं दिया। तो नहीं दिया ना, तो हम लोग रूस कहा कि चिंता मत करिए अभी हम लोग हैं, रूस दिया। और रूस और भारत दोनों का टेक्नोलॉजी उसमें काम किया है। किसमें? सुखोई में। दोनों का टेक्नोलॉजी है, भारत का भी और रूस का भी, दोनों मिलके वो सुखोई बना दिया बेहतरीन, है कि नहीं। तो ये जो है राफेल जो है हम लोगों को फ्रांस दिया है। कौन दिया है? फ्रांस। तो फ्रांस से हम लोग लिए हैं। कहां से? फ्रांस से। हालांकि मोदी जी हैं फ्रांस। हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर ध्यान दें। हथियार रहना चाहिए, हथियार नहीं रहेगा तो कैसे लड़ाई होगा, है कि नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर 2020 में कौगो 36 हुआ। कौन सा देश? फ्रांस दिया हमको। कौन सा? फ्रांस। आया था तो आप लोग देखते ही होंगे कि कितना बेहतरीन, माने उसका वीडियो वायरल हुआ था जब आया था तो, ठीक है। अब देखिए, अब अंबाला जो यहाँ है, यहाँ हो गया कालका, यहाँ हो गया पंचकुला, यहाँ पर हो गया अंबाला। अंबाला के नीचे अगर आइएगा आप, अंबाला के इस साइड में आइएगा तो यहाँ पर एगो है यमुना नगर। कौन सा? यमुना नगर। देखो अंबाला यहाँ है, अंबाला के इस साइड में यमुना नगर है। इधर में कौन सा जगह? यमुना नगर। इसको लिख देते हैं, ये है यमुना नगर। यमुना नगर, यमुना नगर, यमुना नगर। ध्यान दीजिए, यमुना नगर जो है बाबू,
यह इसको पेपर सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। यमुना नगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। हई वाला जो जगह आप देख रहे हैं ये यमुना नगर है। कौन सा? यमुना नगर। और यमुना नगर यमुना नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? यमुना। कल के क्लास में हम आपको बताए भी थे कि हई जो आप देख रहे हैं कौन सा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एगो जगह है यमुनोत्री, यहाँ है, देखो यहाँ यमुनोत्री। यमुनोत्री से ना, यमुनोत्री इधर, यमुनोत्री से एगो नदी आई है, यमुनोत्री से एगो नदी आई है, यहाँ देखो। और वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से हई दिल्ली है। कौन सा जगह है? ये दिल्ली है, ये दिल्ली। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होती हुई यह नदी जो है, यानी यह जो यमुना है, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर से ऐसे दिल्ली होते हुए ये चली गई है कहाँ पर? इसमें प्रयागराज में जा करके अब मिल गई है। किधर से? गंगा से और इस सरस्वती से, गंगा और सरस्वती। तो ये हो गया हमारा यमुना। आइए इधर से आ गई कौन? गंगा। इधर से आ गई हमारी गंगा, आइए हो गई सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जहां नदियां मिलती हैं उसको संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम। और संगम जो है गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। तो है यमुना, हम यमुना नगर बता रहे हैं, यमुना नगर। तो यमुना नगर जो है ना, ये यमुना नदी के तटवे पर है। किसके? यमुना। इसके अलावा जो है देख रहे हैं दिल्ली भी किस नदी के तट पर? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? दिल्ली। अब ये दिल्ली हो गया। अब समझिए यहाँ पर हई हो गया यमुना नगर। कौन सा? यमुना नगर। यमुना नगर के अलावा आप उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र। क्या मिलेगा? कुरुक्षेत्र। तो लीजिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र देखिए, यहाँ है कुरुक्षेत्र, थोड़ा सा यहाँ पर कौन सा? कुरुक्षेत्र। ये है कुरुक्षेत्र। देखिए कुरुक्षेत्र, बढ़िया से लोकेशन देखिए। कुरुक्षेत्र ये जगह है। कौन सा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ना महाभारत का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध। तो महाभारत का युद्ध वाला ये एरिया है। कौन सा? कुरुक्षेत्र। यहाँ जाइएगा तो आज भी यहाँ की मिट्टी रेड है अर्थात लाल है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ था, इतना बड़ा युद्ध हुआ था कि यहाँ की मिट्टी जो है खून से अर्थात रक्त से एकदम पूरा जो है ढक गई थी। तो उसी का प्रभाव है कि यहाँ का मिट्टी जो है आज भी कैसी है? लाल है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से हम बात बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है आई डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट, बट यहाँ कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? महाभारत युद्ध के लिए। किसके लिए? महाभारत युद्ध में ना आपको तो पता ही है कि दो बहुत बड़ा बड़ा योद्धा थे। कौगो? दूगो। सबसे बड़ा योद्धा कर्ण, सबसे बड़ा योद्धा कर्ण, और दूसरा अर्जुन। लेकिन सबसे बड़ा महाभारत में अगर कोई योद्धा था, धनुर्धर था, तो वह कौन था? कर्ण था। है कि नहीं? महाभारत तो जानते ही हैं, हुआ ही ऐसा, माने पूरा महाभारत जो हुआ है पूरा, उसका सार अगर देखिएगा तो जब ये क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ना हो, श्री कृष्ण भगवान जो थे ये अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन के क्या थे? सारथी। तो उपदेश देते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य धीमहि लिखा रहता है ना, है कि नहीं? आ उसी पर एगो बनाया रहेगा रथ, और उसी पर बैठे रहेंगे कौन? अर्जुन। सारथी का काम करेंगे कौन? कृष्ण जी। सारथी का मतलब, सारथी समझते हो ना, जो रथ चलाता है कि नहीं? और रथ जो चलाता है, क्या हो गया जी? क्या हो गया जी? अच्छा, जब हम बोलने के लिए बोलेंगे तब बोलिएगा आप लोग, ठीक ना? जब हम बोलने के लिए बोलेंगे तब बोलिएगा, आपस में नहीं डिस्कस करिए। क्या कह रहे थे जी? महाभारत में
अर्जुन जो थे वह बहुत बड़े धनुर्धर थे, लेकिन उनसे भी बड़ा धनुर्धर कौन था? कर्ण था। लेकिन ध्यान रखिएगा, लीगल और इलीगल की बात होती है। अब कर्ण को जो है पूरा धर्म के दृष्टिकोण से मान्यता नहीं मिला है, लेकिन अर्जुन को मिला है कि अर्जुन थे, है कि नहीं? अर्जुन थे। उसमें क्या होता है कि उसके सारथी जो है, अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान। कौन थे? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जो थे अर्जुन के सारथी थे। कृष्ण भगवान तो पूरे सृष्टि के रचयिता माना जाता है ना जी। तबो जो था कर्ण उन पर भारी पड़ रहा था युद्ध के मैदान में। किन पर? अर्जुन पर, है कि नहीं? देखो भयंकर युद्ध होता है, और यही वह एरिया है कहाँ का? हरियाणा का, जो आज भी देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? रेड है, लाल है। कौन सा क्षेत्र? कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र हुआ था। ठीक है, अब देखिए कुरुक्षेत्र के बाद आप इस साइड में आइएगा नीचे, तो आपको मिलेगा करनाल। क्या मिलेगा? करनाल। यहां देखिए, यहां पर यमुना नगर के नीचावा, यहां पर आपको करनाल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? करनाल। ध्यान दीजिए, यहां मिल जाएगा आपको करनाल। क्या मिलेगा? करनाल। देखिए इसको लिख देते हैं, करनाल जगह करनाल है। ये है करनाल, ये जगह कौन सा है? करनाल है। देखिए तो करनाल जो जगह है यह यमुना नगर के नीचे, कौन सा जगह? करनाल। और करनाल में ना डेयरी अनुसंधान केंद्र है। करनाल में क्या है? डेयरी अनुसंधान केंद्र। यानी भारत का सबसे बड़ा अगर डेयरी अनुसंधान केंद्र देखा जाए तो वह हरियाणा के कहाँ है? करनाल में है। हरियाणा के कहाँ है? करनाल में। तो करनाल जो जगह है, ये हरियाणा का जो करनाल जगह है, करनाल जो जगह एक और चीज के लिए फेमस है। यहीं वह करनाल जगह है जहां पर कल्पना चावला का जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ था कल्पना चावला। तो दो तरह का यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल। और यह जगह जो है बाबू, डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है करनाल में, यह गाय के लिए फेमस है। यहाँ पर जो डेयरी अनुसंधान केंद्र है वह गाय के लिए ज्यादा, यहाँ पर डेयरी जो बना है दूध उत्पादन वाला, वह गाय के लिए। यहाँ गाय का दूध ज्यादा उत्पादन होता है। कहां पर? करनाल में। ठीक है, तो करनाल में जो है डेयरी अनुसंधान केंद्र, भारत का सबसे बड़ा डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल में है ना। और यहाँ पर कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और कल्पना चावला के बारे में आपको तो पता ही है, 1995 में पहली बार कल्पना चावला जो है, कल्पना चावला नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हुई 1995 में। 1995 के बाद नासा उनको 2 साल ट्रेनिंग दिया। 2 साल क्या दिया? ट्रेनिंग। उस ग्रुप में उनको रखा। नासा अमेरिका का जो है अंतरिक्ष विज्ञान, वह जो है 2 साल तक उनको ट्रेनिंग में रखा, 1995 से लेकर के 1997 तक। और पहली बार 1997 में 14 नवंबर 1997 को एगो नासा से 14 नवंबर 1997 को नासा से एगो अंतरिक्ष में दल भेजा गया, जिसमें 6 गो लोग थे। कितने लोग? 6। उस 6 लोग में एगो कल्पना चावला भी थी, जो कहाँ की थी? करनाल की थी। तो कल्पना चावला का जन्म स्थल कौन सा? करनाल। और वह 1997 में 14 नवंबर 1997 को वह नासा के अंतरिक्ष दल में शामिल हुई थी। और सकुशल उस अंतरिक्ष दल के साथ 6 गो दल में लोग थे, आज सकुशल वो लोग पुनः वापस आ गए, है कि नहीं, धरती पर। दूसरी बार अकेले नासा जो है इनको अंतरिक्ष में भेजा, और वह भेजा 2003 में, जनवरी 2003 में, जनवरी 2003 में। और जनवरी 2003 में जब इनको भेजा गया, तो जनवरी 2003 में कुछ दिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद, रहने के बाद, जब वो वापस आई तो पृथ्वी से कुछ डिस्टेंस पर ही उनका जो अंतरिक्ष जिसमें गई थी वह ब्लास्ट कर गया। वह क्या कर गया? ब्लास्ट कर गया। और इस तरह से एक खराब अंत हुआ। किनका? कल्पना चावला का।
है कि नहीं। नासा के अंतरिक्ष दल में ये शामिल हुई थी 1995 में। 1997 में एक बार गई थी दल के साथ, और एक बार जब अकेले गई थी तो 2003 में तो वह पुनः वापस पृथ्वी पर नहीं आई। तो वो दूसरा उनका उड़ान था। कौन था उड़ान था? दूसरा। ठीक है। तो उनका जन्म, इतने महान शख्सियत का जन्म भी हुआ है कहाँ पर? करनाल में। और भारत का सबसे बड़ा डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है कहाँ पर? करनाल में। कोई दिक्कत? करनाल के सामने ही इधर हम बताना चाहते हैं आप सबको, करनाल के इधर में, करनाल के इधर में ना हिसार है। क्या है बाबू? हिसार। हिसार, ध्यान दीजिएगा, समझिए। करनाल के इधर कौन सा है? हिसार। इस साइड में करनाल, इस साइड में हिसार। देखिए, भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर? हिसार। लेकिन गाय अनुसंधान केंद्र करनाल। गाय करनाल में, अब भैंस हिसार में। भैंस कहां पर? हिसार में। अब देखिए, तो भैंस अनुसंधान केंद्र अगर कहा जाएगा तो वह कहां पर? हिसार में। हिसार एक और चीज के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि 1400, ध्यान दीजिए, शेर शाह सूरी का नाम सुने हैं आप लोग? शेर शाह सूरी। शेर शाह जो सूरी था, यह, इसका बचपन का नाम फरीद खान था। बचपन का नाम इनका क्या था? फरीद खान। शेर शाह सूरी का संबंध भी हिसार से माना जाता है। इतिहासकारों का मत है, शेर शाह सूरी पर इतिहासकार दो भाग में बट गए हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि शेर शाह सूरी का जन्म जो है 1484 से 85 के बीच में, 1484 से 85 के बीच में शेर शाह सूरी का जन्म हिसार में हुआ है। कहाँ हुआ है? हिसार। क्योंकि जो शेर शाह सूरी थे, इनके पिताजी अफगान शासक थे। कैसे शासक थे? अफगान। और अफगान से ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अफगानिस्तान से वह आए थे, सबसे पहले हिसार में आए थे। कहाँ आए थे? हिसार। देखिए यहाँ पर हिसार है, तो हिसार में आए थे। थोड़ा नीचे कर देना चाहिए हिसार को। यहाँ पर हिसार में बाबू आए थे। कहाँ पर? हिसार में। हिसार, यहाँ देखिए। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि शेर शाह सूरी के जो पिताजी हैं, वह पहली बार आए थे कहाँ पर? हिसार में। कहां पर आए थे? हिसार में। हिसार में ही शेर शाह सूरी का जन्म माना जाता है 1484 से 1485। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, कुछ कहते हैं कि यही बात सही है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, शेर शाह सूरी का जन्म जो है वह 1472 में, 1472 ईस्वी में सासाराम में हुआ। सासाराम, सासाराम, यही सासाराम जो जिसका रोहतास जिला पड़ता है। कौन सा जिला? रोहतास। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शेर शाह सूरी का जन्म 1484 से 1485 के बीच में हुआ है कि नहीं। लेकिन कुछ इतिहासकार, कुछ माने अधिकांश इतिहासकार इस मत में है कि शेर शाह सूरी का जो जन्म है वह 1472 ईस्वी में सासाराम में हुआ है। कहाँ हुआ है? सासाराम। तो सासाराम वाला बात पर अधिकांश इतिहासकार सहमत है, क्योंकि बचपन की एक घटना है कि शेर शाह सूरी न बचपन में सासाराम का वह एरिया था, पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर एक बचपने में शिकार करने जब गए थे वो, तो एगो शेर को मार दिए थे। उसी समय, इनका नाम तो फरीद खान था बचपन का, और जब शेर को मार दिए तो उसी समय उनका नाम पड़ गया का? शेर शाह। का पड़ गया? शेर शाह। तो ये बात सही भी लगता है। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड यही याद रखना है। ऐसे अगर कहीं ऑप्शन इस हिसाब से दे देगा 84-85, अगर ये नहीं रहेगा तो इसको भी मार सकते हैं, क्योंकि कुछ इतिहासकार इसके पक्ष में है और कुछ इतिहासकार इसके पक्ष में है, अधिकांश इसके पक्ष में है। तो सासाराम वाला बात सही भी लगता है, क्योंकि शेर शाह सूरी का ज्यादा समय सासाराम में ही बीता है कि नहीं। सासाराम में आप जाइएगा तो वहां पर दो गो इन लोगों का मकबरा है, एगो पानी का और एगो सूखा। उसको उर्दू भाषा में मकबरा को रौजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रौजा। तो एगो पानी का रौजा है और एगो सूखा रौजा है। पानी का रौजा और एगो सूखा रौजा। तो पानी वाला जो रौजा है ना, वो चारों तरफ से तालाब है, अब बीचवे में उसका मकबरा बना दिया गया है शेर शाह सूरी का। और वहीं से, वहीं मकबरा में
मकबरा का जो मेन बिल्डिंग है उसी में शेर शाह सूरी को दफना दिया गया है। और साथ साथ शेर शाह सूरी बहुत लगाव था उसके अपने घोड़ा से, तो घोड़ा को भी ना वहीं पर दफना दिया गया है। कहाँ पर? वो मकबरा में। आप लोग सासाराम नजदीक है, घूमिएगा देखिएगा, है कि नहीं, वहीं पर दफना करके और उस पर जाइएगा तो चादर चढ़ाया रहता है। हम गए हैं, देखे हैं, जानकारी के लिए घूमना चाहिए, है कि नहीं। तो वहां पर ना ऐसे इस तरह से उन लोगों का कब्र है, तो 5-6 गो ऐसे ऊंचा ऊंचा है, उसमें बड़ा सा मकबरा है और 5-6 गो उसमें बनाया गया है, जिसमें कुछ घोड़ा का कब्र है, कुछ एगो कब्र उसका शेर शाह सूरी का है और उसका कुछ सैनिक का है ना। और उस पर चादर चढ़ा है। आदमी जाते हैं और ऐसे करके गोड़ लागते हैं वहां पर। जानकारी के लिए आप सबको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ कुछ पैसा लोग वहां पर फेंक देते हैं, है कि नहीं। तो यह जो बात है, ये देखिए शेर शाह सूरी हिसार वाला बात, कौन सा? हिसार। तो कुछ लोग मानते हैं कि शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ है? हिसार में, और कुछ लोग मानते हैं कि कहाँ हुआ है? सासाराम। ये दोनों बात आपको हम बता दिए। अब चलिए, हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र भी है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? हिसार में। लेकिन गाय अनुसंधान केंद्र करनाल में। गाय अर्थात डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? करनाल में। ठीक, तो ये हो गया हिसार, ये हो गया करनाल। ठीक है, करनाल के इस साइडा में चलिएगा तो एगो जगह मिलेगा आपको, कायथल। क्या मिलेगा? कायथल। ये है बाबू कायथल। क्या है? कायथल। ये कौन सा जगह है? कायथल है, समझिए। देखिए, कायथल के बारे में हम आप सबको बता दें कि कायथल में ना रजिया सुल्तान की मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। 14 अक्टूबर 1240, 1900 कहा मेरे भाई, 1900 बहुत आगे चल जाएगा ना। देखो बाबू, कायथल में ध्यान रखिएगा, कायथल में 14 अक्टूबर रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान की मृत्यु, इधर देखिए, 14 अक्टूबर 1900 गलती हो गया, 1240। ध्यान दीजिए, रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में ही हुआ था। और यह कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1240 में। ध्यान दीजिए, 14 अक्टूबर 1240 में हुआ था रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में। जानते हैं, बहुत साजिश के तहत रजिया सुल्तान को मारा गया था। और यह चालीसा दल के डाकुओं द्वारा, एगो चालीसा दल था, वो चालीसा दल का सरदार था, जो सरदार था चालीसा दल का, वह रजिया सुल्तान का जो भाई था, उसका उस सरदार जो था दोस्त था, मित्र था, है कि नहीं। उसका नाम था बहराम शाह। क्या नाम था? बहराम शाह। बहराम शाह किसका नाम था? तो रजिया सुल्तान का भाई था, रजिया सुल्तान का भाई। लेकिन देखिए, रजिया सुल्तान का भाई था, कहानी जब आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये रजिया सुल्तान जब यहाँ पर बहराम शाह के साथ हार गई, कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। तो दिल्ली में जब हार गई, तो देखो, रजिया सुल्तान का जन्म होता है, इसका आया है तो बता देते हैं। रजिया सुल्तान का जन्म अगर देखा जाए ना, तो जन्म बाबू होता है यह 1205 में। 1205 में जन्म होता है ना। इसके माता का नाम कुतुब बेगम। इसके माता का नाम, रजिया सुल्तान के माता का नाम कुतुब बेगम था, कुतुब बेगम। आप पिता का नाम इल्तुतमिश, पिता का नाम इल्तुतमिश। आप लोग नाम सुने भी थे, इल्तुतमिश का नाम सुने हैं ना। गुलाम वंश के शासक थे ये। किसके? गुलाम वंश। आप देखो बाबू, गुलाम वंश के शासन में ना आप देखोगे तो गुलाम वंश गुलाम वंश जो है दिल्ली पर शासन किया है, जानते हैं, 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक गुलामे वंश का शासन रहा है। 1206 से 1290
84 साल तक गुलाम वंश का शासन रहा है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक रजिया सुल्तान के पिताजी थे। सॉरी, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल दिए हम, इल्तुतमिश कहना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के पिताजी। इनकी माता का नाम क्या था? कुतुब बेगम। तो 1205 में जन्म होता है कौन? रजिया सुल्तान का। अब 1205 में जन्म होता है। अब 1206 में दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। किसका? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का 1206 में दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। तो इसका जब जन्म 1205 में हुआ है और कब्जा हो गया 1206 में, तो इसके पिताजी जो थे इल्तुतमिश बहुत मानते थे रजिया सुल्तान को। और इनके 3 पुत्र थे, एगो पुत्री का नाम रजिया सुल्तान 1205 में जब जन्म लेती है। तो 1205 में जन्म के बाद, अब बताइए, जब जन्म हो किसी का, एक ही वर्ष के बाद कहीं बड़ा दिल्ली पर उस समय शासन का मतलब पूरे भारत पर शासन माना जाता था, है कि नहीं? तो 1206 में गुलाम वंश, यहां पर गुलाम वंश का शासन हो जाता है दिल्ली पर। तो इसके पिताजी रजिया सुल्तान को बहुत मानते थे। तो जब वो अपने तीनों पुत्रों को एक योद्धा बना रहे थे, योद्धा का मतलब कि जब अभ्यास करवाते हैं लोग, तलवारबाजी सिखाते हैं, और भी राजतंत्र में जो चलता था, राजा के लड़कों को जो पारंगत होना चाहिए वो सारा चीज जब सिखा रहे थे, तो उसमें रजिया सुल्तान को भी शामिल करते थे। और रजिया सुल्तान भी तलवारबाजी सीखती थी, है कि नहीं? और सीखती ही नहीं थी, 3 पुत्रों में इस सबसे तेज निकल गई। 3 गो पुत्र थे और एगो ये पुत्री थी, लड़की थी, लेकिन इन तीनों से बढ़िया घोड़ा भी दौड़ाती थी, इन तीनों से बढ़िया तलवारबाजी भी करती थी, इन तीनों से बढ़िया इसका नीति भी था। मतलब प्रजातंत्र में आपका तो नीति जो होना चाहिए एकदम बेहतरीन रहेगा, तबे आप राजतंत्र चला पाइएगा। अदरवाइज आज तो आप सो लिए बढ़िया से, अगर तो कल खतरा है, क्योंकि तलवारें पर सारा चीज होता था। जो ताकतवर रहता था वही शासन करता था। राजतंत्र का सबसे बड़ा खराबी यही था। राजतंत्र के विनाश का कारण पढ़िएगा जब आप, तो उसमें सबसे बड़ा खराबी का कारण यही आता है कि जो ताकतवर होगा वही राज करेगा। प्रजातंत्र में तो ऐसा नहीं है कि नहीं? हम लोग अभी प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में है, ऐसा है? ऐसा नहीं है कि नहीं? तो प्रजातंत्र के विनाश का जब राजतंत्र के विनाश का जब कारण पढ़िएगा, तो उसमें एगो सबसे बड़ा कारण आता है यह कि जो जितना ताकतवर रहेगा वही शासन करेगा, है कि नहीं? तो उसमें न, अब जैसे ही 1205 में इसका जन्म, 1206 में दिल्ली पर कब्जा, और दिल्ली पर कब्जा हो जाता है 1205 से लेकर के 1200, जब इसके पिताजी का मृत्यु हो जाता है रजिया सुल्तान का, तो बड़ा इसके सामने विकट परिस्थिति पैदा हो जाता है। इसका जो बड़ा भाई रहता है वह उतना बेहतरीन नहीं रहता है कि राजतंत्र चला पाए, है कि नहीं? लेकिन वहां के जो टीम में जो लोग होते हैं राजतंत्र चलाने वाले, उसमें होते हैं ना, सेनापति होता है, बहुत सारा लोगों का विभाग बांटा रहता है। जैसे कैसे अभी एसपीडीएम वगैरह सब अपना बांटा रहता है, उसी तरह से वहां बांटा हुआ था। तो कोई नहीं चाहता था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे दिल्ली के, है कि नहीं? लेकिन इन सब मान्यताओं के, यहां तक कि मुस्लिम दल जो हैं, जितने भारत के मुस्लिम दल थे, सब रजिया सुल्तान के विरोध में खड़े हो गए कि कोई भी लड़की सिंहासन पर नहीं बैठेगी, और पूरा भारत के मुसलमान लोग एक साथ और रजिया सुल्तान अकेले, है कि नहीं? लेकिन इसका एगो भाई इसके पक्ष में रहता था, वो बहुत अच्छा आदमी था, और भाई के साथ साथ इसका एगो नौकर था याकूब मेनन। याकूब नाम रहता है उसका। क्या नाम रहता है? याकूत मलिक। वह बचपन से ही रजिया सुल्तान के साथ रहता है, मतलब रहता है कि उस नौकरी करता है, वहां पर नौकर रहता है वह, और उसका एगो भाई रहता है रजिया सुल्तान का छोटा वाला, वह। ये तीनों लोग चाहते थे कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे, है कि नहीं? सारा संसार, सारा जो भारत था इसके विपक्ष में था। और पहली बार 1236 में रजिया सुल्तान पर्दा का जो मान्यता था मुस्लिम समाज में, उसको तोड़ करके और दिल्ली की सिंहासन पर बैठ जाती है 1236 में। 1236 में, और 1236 में इससे बहुत ज्यादा लोगों के साथ इसका दुश्मनी हो जाता है।
खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ, क्योंकि मुस्लिम समुदाय लोग ऐसा मानते थे कि कोई भी मुस्लिम लड़की जो है गद्दी पर नहीं बैठेगी और वह दरबार में सभी लोगों के सामने नहीं बैठेगी। पर्दा प्रचलन था, अभी भी चलता है, ये कादो कहा जाता है, हाँ नकाब, ये वाला प्रचलन था। उसको तोड़ करके, और देखो जो अपने पर मेहनत किया रहेगा ना उसमें जान रहेगा एकदम। उस सारा भारत के मुसलमान एक तरफ थे, वो अकेले थी, है कि नहीं। और इसी बीच में जो याकूत मलिक था उससे रजिया सुल्तान को प्यार हो जाता है कि नहीं। तो 1236 से 1240, 1236 से 1240, 1236 से 1240, ध्यान रखिएगा 1240 तक जो है रजिया सुल्तान रहती है। लेकिन इसी बीच में एगो पंजाब का शासक था, पंजाब में भटिंडा एगो जगह बताए थे, आप लोगों को बताए थे जी, भटिंडा हैया है। अब भटिंडा के एगो विरासत था तबर हिंद, क्या था, तबर हिंद। वहां का अल्तुनिया राजा रहता है उस समय। वो ससुरा पूरा वो क्षेत्र में हाला मचाया है कि रजिया सुल्तान से हम बतियाते हैं, माने बतियाते हैं का मतलब कि रजिया सुल्तान को हम प्यार करते हैं। इस एरिया में पूरा वो हाला मचाया है, इस एरिया में, किधर, पंजाब वाला में। भटिंडा, भटिंडा के एगो रियासत था भटिंडा का, वह था तबर हिंद, क्या था, तबर हिंद। वहीं का वह शासक था कौन, याकूब नहीं, अल्तुनिया, क्या नाम रहता है उसका, अल्तुनिया, तबर हिंद का शासक रहता है। यह रजिया सुल्तान बहुत सुंदर थी, समझ रहे हैं ना, लेकिन सुंदर थी। यहां पर देखिए वह उसका जो नौकर था याकूब, इससे इसका चक्कर चल गया रजिया सुल्तान का। और चक्कर ही नहीं चल गया, याकूब और रजिया सुल्तान शादी के बंधन में बंध जाते हैं, है कि नहीं। एक बार फिर पूरा मुस्लिम समुदाय एक साथ, और रजिया सुल्तान और याकूब और उसका एगो भाई इसके पक्ष में रहता था, वह अकेला। लेकिन थी उस समय रजिया सुल्तान शासिका दिल्ली की, तो उस समय बहुत ज्यादा किसी का दाल नहीं गला। हम तुराजी तो क्या करे हैं दुनिया के पाजी, काजी हो गए, है ना, वैसा स्थिति था। फिर एक बार नहीं दबी और वह जो है उससे याकूब से शादी कर ली, क्योंकि ऐसा लोग तर्क दे रहे थे कि नौकर से तुम राजा महारानी हो और तुम नौकर से शादी करोगी, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा मुस्लिम समाज जो है पूरा ये सब नियम कानून ले करके पीछे पड़ गया था कि ये देखो या अल्लाह ये बहुत खराब बात हो जाएगा, तुमको जन्नत नहीं मिलेगा, तुमको एगो क्या होता है जहन्नुम मिलेगा, इस तरह का पूरा मान्यता चारों ओर फैल गया। लेकिन ध्यान रखिएगा इधर ये हाला किया है कि हम रजिया सुल्तान से मिलते हैं, बतियाते हैं। इस साइडवा में कौन, अल्तुनिया, यह भी राजा रहता है। अल्तुनिया जब ये बात पता चलता है रजिया सुल्तान को, तो एक बार समझाने का प्रयास करती है कि नहीं, कि माने हम शादी कर लिया, आपको बात पता ही है कि याकूब मलिक से हम शादी कर चुके हैं, और इधर हल्ला मचाए हैं आप कि हमसे बतियाती है, फ्री में हमको बदनाम कर रहे हैं आप, है कि नहीं, समझ रहे हैं। कहा कि ऐसे नहीं होगा, चढ़ाई करेंगे हम और आपके राज्य को भी जीतेंगे, और जब आपके राज्य जीत लेंगे तो आपको भी जीत लेंगे, है कि नहीं। बड़ी बदमाश था ये पंजाब से, देखो पंजाब यहां है, पंजाब से दिल्ली चल दिया युद्ध करने के लिए। और रजिया सुल्तान उस समय कहाँ की शासक थी, दिल्ली की, है कि नहीं। अब रजिया सुल्तान के सामने बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया, और धर्म संकट उत्पन्न ही नहीं हो गया, जो याकूब था वह बेचारा एकदम इसका रूपरेखा देख करके पागल हो गया था। याकूब इस रूप में मतलब इतना वह माने तंग करता था रजिया सुल्तान को कि रजिया सुल्तान कभी भी दरबार से बाहर निकलती थी ना, तो ये चारों तरफ अपना ये फैलाया हुआ था, क्या कहते हैं, गुप्तचर। कहता था कि जैसे ही निकलेगी बाहर तुरंत हमारे पास घोड़ा लेके आप लोग आइएगा, आप बताइएगा कि निकली है बाहर, उसको हम ले करके आएंगे, है कि नहीं। लेकिन रजिया सुल्तान इतना आसान उसको पाना नहीं था, वो भी बहुत बहादुर लड़की थी, डट करके मुकाबला की, किसका, अल्तुनिया का। ये चढ़ाई कर दिया, कहां पर, दिल्ली पर। और दिल्ली पर चढ़ाई ही नहीं कर दिया,
दिल्ली पर बहुत, दिल्ली में भयंकर युद्ध हुआ। रजिया सुल्तान और साथ साथ लड़ रहा था कौन? याकूब, है कि नहीं? और यह जो था अल्तुनिया, याकूब को मार दिया। याकूब को क्या किया? मार दिया। याकूब को मार ही नहीं दिया, रजिया सुल्तान को कैद कर लिया और बोला कि अब बताइए, इनको तो मार दिए, अब बारी आपकी है। दो गो रास्ता है आपके पास, या तो आप हमसे शादी कर लीजिए, या ये तलवार देख रहे हैं ना, तलवार से आपका सर अलग और आपका धड़ अलग, दो गो रास्ता है। समझ रहे हैं ना? 5 मिनट का समय दिया था सोचने के लिए। रजिया सुल्तान एगो बहादुर लड़की थी, बोली कि ठीक है। उसके दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट आया कि अगर जिएंगे तब बदला लेंगे याकूब का, है कि नहीं? लेकिन उसका कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया। अल्तुनिया जो है इससे शादी कर लिया, कही कि ठीक है हम शादी करेंगे। रजिया सुल्तान शादी कर ली, किससे? अल्तुनिया से। किससे शादी कर ली? अल्तुनिया से। और जब शादी कर ली तब जाकर के अब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, अल्तुनिया जो अब धीरे धीरे अल्तुनिया जो था रजिया सुल्तान को अपने माहौल में ढाल लिया। सोच करके कुछ और शादी की थी, लेकिन वो अपने माहौल में ढाल लिया, है कि नहीं? अपने माहौल में जब ढाल लिया, अब इधर का होता है कि 1236 से 1240 के बीच का ये घटना है। इधर इसका भाई जो था बहराम शाह, वह षड्यंत्र रच रहा है। किसके लिए? गद्दी पर बैठने के लिए दिल्ली का, है कि नहीं? और वह क्या करता है कि अब इससे रजिया सुल्तान से एक बार फिर युद्ध करने का घोषणा कर देता है। कहता है कि रजिया सुल्तान, तुम हम लोगों को बहुत दुख दी हो। शुरू में हम गद्दी पर बैठना चाहते थे, उस समय भी नहीं बैठने दी, पूरा मुस्लिम समाज को बेइज्जत कर दी। कहा गया था गद्दी पर मत बैठो, बैठी। फिर इधर शादी कर ली याकूब से। अब फिर इधर हम देख रहे हैं कि अब हम अल्तुनिया के साथ तुम रह रही हो। अब अल्तुनिया के साथ रह रही हो तो हमको तुमको चैन से रहने नहीं देंगे, अब हम युद्ध करेंगे तुम्हारे साथ। और युद्ध यहाँ पर चालू हो जाता है। और युद्ध चालू होता है और उसमें क्या होता है कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को हरा देता है। कौन? बहराम शाह। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को क्या करता है? हरा देता है। कौन हरा देता है? बहराम शाह। हालांकि ये भाई है किसका? रजिया सुल्तान का। लेकिन राजतंत्र में भाई भौजाई नहीं चलता था। राजा बैठने के लिए कितना आदमी को हत्या कर देता था ना जी। अब क्या होता है कि जब 1240 ईस्वी में, देखो ध्यान दो, 1240 ईस्वी में जब युद्ध होता है दिल्ली में, तो बहराम शाह हरा देता है रजिया सुल्तान को। हरा देता है तो रात के समय में ही रजिया सुल्तान और ये अल्तुनिया को तो मार देता है। ये अल्तुनिया को मार देता है, लेकिन रजिया सुल्तान अब अकेले पड़ जाती है। रजिया सुल्तान जो है इसी रास्ते से, यहां देखो दिल्ली है ना, दिल्ली से इधर पानीपत होते हुए, करनाल होते हुए पहुंचती है कैथल। कहां पर? कैथल। कैथल में एगो चालीसा दल था। समझिए, कैथल में कौन सा दल था? चालीसा दल। चालीसा दल का जो हेड था, सेना में सब हेड होता है ना, तो आतंकवादी में भी हेड होता है। तो जो चालीसा दल का हेड था वह इसका बहराम शाह का मित्र था, है ना। जब वहां से निकलती है रजिया सुल्तान, रात के समय में जब हार जाती है तो रात के समय में ही उसको रखा जाता है और उसी समय घोड़ा लेकर के निकल जाती है। और वह पानीपत करनाल होते हुए, दिल्ली से देखिए पहले सोनीपत, तब पानीपत, फिर करनाल, और करनाल होते हुए यहां पर पहुंचती है। कहां पर? कैथल में। और कैथल में चालीसा दल के डाकू इधर चारों तरफ फैले हुए थे और रजिया सुल्तान का इंतजार कर रहे थे, है कि नहीं। जैसे ही पहुंची ना कैथल में, पकड़ करके मार दिया, सब काट दिया। रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई 1240। वह था 14 अक्टूबर 1240। 14 अक्टूबर 1240 को कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु चालीसा दल के डाकुओं द्वारा। किसके द्वारा? चालीसा दल के डाकुओं द्वारा। तो यही वह कैथल है जहां पर रजिया सुल्तान की क्या हो गया था? मृत्यु। और मृत्यु नहीं हुआ था, मार दिया था, हत्या कर दिया था चालीसा दल का डाकू। और इस हत्या में किसका साजिश था?
बहराम सागर, बहराम सागर, ठीक है। अब देखिए है तो बताइए दिए कैथल, तो यहीं पर रजिया सुल्तान का मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 और 1236 से 1240 पर 1240 के समय में रजिया सुल्तान बैठी थी कहां पर, दिल्ली के गद्दी पर। और इसीलिए वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पहली मुस्लिम शासिका कौन है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान पहला थी। उसके पहले कोई लड़की जो है गद्दी पर नहीं बैठी थी, वही मान्यता चलाई। उसके बाद झांसी की रानी, न जाने कौन कौन लोग बैठे, है कि नहीं। लेकिन पहली मुस्लिम शासिका कौन कहा जाता है, रजिया सुल्तान, बार बार पूछता है रजिया सुल्तान, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हई हिसार हो गया, हई वाला देखो, हरियाणा का सबसे बड़का जिला बताए थे सिरसा, क्या बताए थे, सिरसा। है बाबू सिरसा है, कौन सा जगह है, सिरसा। हरियाणा का सबसे बड़का जिला कौन सा, सिरसा, यही सिरसा है। कौन सा जगह है, सिरसा। तो है सिरसा हो गया, कौन सा, सिरसा। सिरसा के लोग एक बार न रक्तदान करने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिए थे। सिरसा के लोग इतना रक्तदान किए कि उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, है कि नहीं। तो यही वह सिरसा जगह है जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी है। हरियाणा में 22 को जिला है ना, उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा, सिरसा। कौन सा, सिरसा। सिरसा के बाद अगर आप देखिएगा करनाल, यहां पर देखिएगा बाबू, तो यहां पर आपको मिलेगा पानीपत। कौन सा जगह मिलेगा, पानीपत। यहां पर कौन सा जगह, पानीपत। देखो है पानीपत, पानीपत। पानीपत में, पानीपत ये जगह है, और पानीपत जो जगह है यह अपने आप में इतिहास के पन्ना में अपना नाम दर्ज कराया है, पानीपत। पानीपत में 3 गो युद्ध बड़का बड़का लड़ा गया है। कगो, 3 गो। कगो युद्ध लड़ा गया, 3 गो। देखिए पानीपत में 3 गो युद्ध, देखिए यहाँ क्या हो गया जी, और टाइम हो गया। पानीपत में 3 गो युद्ध लड़ा गया है, कगो, 3 गो। 3 गो युद्ध में कौन कौन युद्ध लड़ा गया है जान लीजिए। एक गो लड़ा गया है 1526 में, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जीत गया बाबर, हार गया इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध लड़ा गया 1556 में, 1556 अकबर की सेना और हेमू के बीच, अकबर की सेना और हेमू के बीच। जीत गया अकबर की सेना, हार गया हेमू। हार गया कौन, हेमू। तीसरा 1761 में, तीसरा युद्ध 1761 में, तीसरा युद्ध 1761 में किसके किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जीत गया अहमद शाह अब्दाली, हार गए मराठे। हार गए कौन, मराठे, है कि नहीं। तो 3 गो यहाँ मार हुआ है बड़ा बड़ा, 1526, 1556, 1761। कहां पर, पानीपत में। कहां पर, पानीपत। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल। कोई दिक्कत।